नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। पिछले क्लास में हमने देखा कि भारत में पुर्तगाली कैसे आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में डचों का आगमन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डच कहाँ के निवासी थे। तो जब हम यूरोप में देखते हैं तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस के बाद हम देखते हैं बेल्जियम, और बेल्जियम के पास ही हम देखते हैं नीदरलैंड। तो ये जो नीदरलैंड था, नीदरलैंड के ही निवासी क्या कहे जाते हैं? इन्हीं को कहते हैं डच। नीदरलैंड को ही क्या कहते हैं? डच कहा जाता है। इन्हीं को डच कहते हैं, नीदरलैंड के ही निवासियों को। इनका एक अन्य और नाम है, इसको कहते हैं हॉलैंड। हॉलैंड। तो इनकी जो राजधानी था, नीदरलैंड की जो राजधानी थी वो था एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इनकी राजधानी थी, और यहां पर एक बंदरगाह था, रोटरडम। रोटरडम बंदरगाह। जो ये नीदरलैंड था वो किसके अधिग्रहण में था? तो वो स्पेन के अधिग्रहण में था। जो ये हॉलैंड था, जिसको हम डच कहते हैं, ये स्पेन के अधिग्रहण में था। 1581 ईस्वी में 1581 ईस्वी में ये क्या होता है? नीदरलैंड जो था वो स्पेन से स्वतंत्र हो जाता है। जब ये स्वतंत्र हो जाता है तो ये व्यापार करना प्रारंभ करते हैं। तो उस समय इनके पास उतने संसाधन नहीं थे, उतने पूंजी नहीं था कि ये अन्य देशों के साथ, एशिया के साथ ये व्यापार कर सके। तो इन्होंने प्रारंभ में क्या किया? तो प्रारंभ में आप देखते हैं यहां पुर्तगाल है। पुर्तगाल पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन से ये सामान को उठाते थे, वस्तुओं को उठाते थे, बिस्के की खाड़ी होते हुए, इंग्लिश चैनल पार करके, उत्तरी महासागर से होते हुए, ये अपने रोटरडम बंदरगाह से होते हुए, और इधर से जर्मनी से आप देखेंगे तो एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं राइन नदी। राइन नदी। ये राइन नदी जो था, इसके सहारे जलयान अंदर तक आ सकते थे। तो इन्होंने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से ये वस्तुओं को उठाते थे, और बिस्के की खाड़ी होते हुए, इंग्लिश चैनल पार करके ये रोटरडम आते थे, और रोटरडम से ये राइन नदी के सहारे ये यूरोप के अन्य देशों को ये माल सप्लाई किया करते थे, जो वस्तुएं भारत से पुर्तगाल जाते थे। तो इस तरह से ये व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? तो धीरे धीरे इन्होंने पूंजी इकट्ठा करना प्रारंभ किया, और पूंजी इकट्ठा करने के बाद इन्होंने दो काम किया। पहला जो काम इन्होंने किया तो वो नौसेना तैयार करने लगे, और दूसरा काम इन्होंने क्या किया? तो दूसरा काम इन्होंने जलयान बनाया और
नौसेना तैयार किया, क्योंकि इनको पता था कि जो पुर्तगाल है वो हिंद महासागर पे अपना कब्जा जमाए हुए है। किस दम पे? तो नौसेना के दम पे। तो इनको पता था कि जब तक हमारे पास एक अच्छी नौसेना नहीं होगी, अच्छे जलयान नहीं होंगे, तो हम भारत के साथ या एशिया के साथ व्यापार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाल हमारा प्रतिद्वंदी है उसके पास अच्छे नौसेना है, अच्छे जलयान है। तो इन्होंने पहला काम क्या किया? तो पूंजी इकट्ठा करके ये नौसेना और जलयान तैयार किया। उसके बाद 1595 ईस्वी में 1595 ईस्वी में कहीं कहीं आपको 1596 भी डेट देखने को मिलेगा। तो 1595 ईस्वी में ये नीदरलैंड से निकलते हैं और नीदरलैंड से निकलने के बाद ये आते हैं सीधे कहां पे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आते हैं। इधर आप देखेंगे तो जकार्ता, जकार्ता, और इधर आप देखेंगे तो ये है मलेशिया, मलेशिया। तो ये सीधे कहां आते हैं? ये सीधे आते हैं और सीधे इंडोनेशिया चले आते हैं। इंडोनेशिया आते हैं और इंडोनेशिया में आकर ये व्यापार प्रारंभ करते हैं। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो मसालों का द्वीप कहा जाता है। इसको मसालों का द्वीप कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में आते हैं और यहीं से व्यापार प्रारंभ करते हैं। अगर देखा जाए भारत की बात की जाए तो ये भारत भी जाते हैं, भारत में जाते हैं और यहाँ के शासकों से ये मिलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि डच भारत कब आए? तो 1595 ईस्वी में भारत आए। ये भारत भी गए लेकिन भारत में ये व्यापार नहीं किए, वहां पर ये शासकों से मिले और ये सीधे इंडोनेशिया में आए और इंडोनेशिया से ये मसालों का व्यापार करना प्रारंभ किया। उसके बाद 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में कंपनी बना। इनके कंपनी का नाम था बेरी गंदे ओस्ट इंडीज, बेरी गंदे ओस्ट इंडीज। इसी को कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका एक अन्य और नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। जो ये कंपनी था इसमें अनेक शेयर धारक थे। ये कंपनी जो था इसमें अनेक शेयर धारक थे। ये कंपनी जो था ये अपने आम जनता को भी अपने शेयर बेचे। इसमें अनेक शेयर धारक थे।
यह अपने शेयरधारकों को अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी थी। तो क्या थी ये? सर्वाधिक मुनाफा देने वाली कंपनी था। ये जो कंपनी था अपने शेयर धारकों को सर्वाधिक मुनाफा दे रही थी, सबसे अधिक मुनाफा दे रही थी। ये लगभग 18% तक का ये रिटर्न अपने शेयर धारकों को देता था। जब इस कंपनी की स्थापना की गई तो इसमें 65 लाख गिल्डर से इसकी स्थापना की गई। गिल्डर क्या है? तो गिल्डर वहां की मुद्रा है। तो 65 लाख रुपए गिल्डर के साथ इस कंपनी की स्थापना हुई और ये जो कंपनी था अपने शेयरधारकों को सबसे अधिक मुनाफा देने वाली कंपनी थी। इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त था? तो इसे सैन्य अधिकार प्राप्त था कि आप जा रहे हैं व्यापार करने, तो उस व्यापार के दौरान अगर आपको कहीं पर युद्ध की जरूरत पड़े, युद्ध करना पड़ जाए, तो आप स्वतंत्र हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो इसे सैन्य अधिकार भी प्राप्त था। और दूसरा क्या प्राप्त था? तो संधि प्राप्त था, संधि करना प्राप्त था कि आप किसी भी देश के साथ, किसी भी राज्य के साथ, किसी भी शासक के साथ आप संधि कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने के लिए ही तो आ रहे थे, तो इनको व्यापार का भी अधिकार था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।